गर्मी में ऊपर अमीर, नीचे गरीब सहेली का ब्यूटी पार्लर सफलता। दोपहर को चिलचिलाती धूप मोहल्ले की गलियों को सुखा रही है। रागिनी अपने आलीशान घर की तीसरी मंजिल की छत पर खड़ी है और नीचे निशा के घर की ओर झांक कर कह रही है, निशा, ओ निशा, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? निशा अपने घर के नीचे वाले आंगन में पसीने से तरबतर होकर झाड़ू लगा रही है। अचानक रागिनी की आवाज सुनकर वो ठिठक जाती है। हाँ रागिनी, सुनाई दे रहा है बाबा, पर तुझे पता है ना, अगर चाची ने देख लिया मैं काम छोड़कर तुझसे बात कर रही हूँ तो फिर आज मेरी शामत आ जाएगी। अरे तो कम से कम अपना फोन तो उठा, मैं कब से कॉल कर रही हूँ। निशा झाड़ू एक तरफ टिकाती है और पास ही रखे कुछ पुराने से मोबाइल फोन को उठाती है। हाँ बोल, फोन उठा लिया है मैंने। क्या आफत आ गई है जो तू ऊपर से चिल्ला रही है? आफत क्या आएगी यार, तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई? आज प्रोफेसर ने कितना जरूरी लेक्चर दिया था और तू घर में बैठी झाड़ू मार रही है। यार रागिनी, तुझे तो क्या लगता है कि मैं शौक से घर में बैठी हूँ? आज बहुत सारा काम था घर में। सुबह से चाची ने 1 मिनट की फुर्सत नहीं दी है, उन्होंने कॉलेज जाने से मना कर दिया है। यार निशा, सच कहूँ तो तेरी चाची को किसी दिन मैं बम लगाकर ही उड़ा दूंगी। क्या औरत है वो। एक तो हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और उसे ये बात कभी पसंद नहीं आती कि हम मिले जुले। अब तो कॉलेज में भी नहीं जाने देती तुझे। क्या करूँ यार रागिनी, अगर मैं ये सब काम नहीं करूँगी तो सारा बोझ मेरी माँ पर आ जाएगा। वो पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी है, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। यार तू इतनी फिक्र मत कर। खैर छोड़, तू कल कॉलेज आएगी ना? प्रॉमिस कर मुझसे। हाँ तू चिंता मत कर, मैं कल पक्का कॉलेज आऊंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ वरना चाची बाहर आ जाएगी। निशा फोन काट देती है और भारी मन से झाड़ू उठाकर अंदर घर के कमरे की तरफ जाती है, जहाँ उसकी चाची सविता रसोई के बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही है। कोमल, क्या हुआ तुझे? सुनाई नहीं देता क्या? माँ बेटी दोनों हराम का खाना खाने यहाँ बैठी हो क्या? अभी तक मेरे बर्तन नहीं धुले हैं। बस भाभी, मैं धो रही थी, बस थोड़े ही बचे हैं, अभी खत्म कर दूंगी। कोमल रसोई में बर्तन का ढेर साफ कर रही है। निशा रसोई के अंदर जाती है और अपनी माँ की हालत देखकर भावुक हो जाती है। क्या हुआ चाची, आप क्यों चिल्ला रही हो माँ पर? मैं आ गई हूँ ना, मैं कर देती हूँ। क्यों चिल्ला रही हो मतलब? अपनी माँ को देख ले, कितनी सुस्त है ये। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर पूरे घर का काम वक्त पर भी नहीं कर पाती हो। सारा दिन बस नाटक करवा लो तुम लोगों से। चाची आप गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ सुबह से लगी हुई है, मैं आ गई हूँ ना। अब आप जाओ, बाहर बैठो, मैं सब कर देती हूँ। ठीक है, जल्दी करिए सब, और फिर खाना जल्दी बना दे, सबको भूख लगी है। अगर खाना देर से बना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सविता बड़बड़ाते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। निशा अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथ देखती है। माँ ये क्या हुआ? आपका हाथ कैसे कट गया? कुछ नहीं बेटा, वो चाकू धो रही थी तो अचानक फिसल गया और हाथ कट गया। तो फिक्र मत कर, ये तो रोज का है। अरे माँ, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? चलो आप उधर जाकर बैठो, मैं बर्तन धोती हूँ और खाना भी मैं ही बनाऊंगी। निशा अपनी माँ को जबरदस्ती वहाँ से हटाती और खुद बर्तनों के ढेर को साफ करने लग जाती है। उसके बाद वो पसीने में लथपथ होकर सबके लिए खाना तैयार करती है। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी निशा की चचेरी बहन सीमा खाना चक्कर कहती है। मम्मी देखो ना कि निशा कभी भी अच्छे से खाना नहीं बना सकती है क्या? देखो दाल में कितना नमक डाल दिया है इसने। हाँ मम्मी, और देखो मुझे गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी इसने जानबूझकर गोभी बनाई है। ये चाहती है कि मैं भूखी रहूं। गवार, तुझे एक दाल बनानी नहीं आती? कोई भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता है क्या? चाची मैंने तो नमक नाप कर ही डाला था, शायद गलती से ज्यादा हो गया होगा। गलतियाँ ही करती रहती है तू। चल जा जल्दी से और दूसरी सब्जी बना कर ले आ मेरे लिए। मैं ये गोभी नहीं खाने वाली। ठीक है रीमा, मैं अभी जाकर दूसरी सब्जी बना देती हूँ। निशा रसोई में जाकर फिर से चूल्हा जलाती है और रीमा के लिए अलग से सब्जी बनाकर लाती है और सीमा को परोस देती है। फिर वो एक तरफ खड़ी अपनी माँ से कहती है। माँ आप भी बैठो और खाना खा लो सबके साथ। कोई जरूरत नहीं है कोमल को अभी खाने की, हम सब खा लेंगे, उसके बाद ही तुम दोनों माँ बेटी खाना खाओगी। समझ में आया? जाओ यहाँ से। निशा और कोमल चुपचाप वहाँ से हट जाती है। जब सीमा, रीमा और सविता खाना खाकर उठ जाती हैं तो कटोरी में थोड़ी सी सब्जी देखकर निशा अपनी माँ से कहती है। माँ ये लो सब्जी, आप खा लो इसे। बेटा इतनी सी सब्जी अगर मैं खाऊंगी तो तू क्या खाएगी? माँ तुम फिक्र मत करो, मैं तो अचार से ही रोटी खा लूंगी। तुम खा लो, तुम्हारे पेट में रोटी जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा। माँ तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? बेटा मुझे बहुत दुख है कि तुझे ये सब झेलना पड़ा है। तेरे पिता ने मरते समय ये सोचकर अपना सब कुछ तेरे चाचा को दे दिया कि वो हमें अच्छे से रखेंगे।
उन्हें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा सलूक होगा। माँ, हम इसके सिवा कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं ना, इसलिए ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आए और तेरी शादी हो जाए ताकि तू इस नरक से निकल सके। नहीं माँ, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती और सब कुछ सेटल नहीं कर लेती, मैं शादी नहीं करूंगी। बातें करते हुए माँ बेटी खाना खा लेती हैं। अगले दिन रागिनी के घर के बाहर एक आम वाला आवाज लगा रहा है। रागिनी अपनी बालकनी से आम वाले को आवाज लगाते हुए देखती है। आम ले लो, आम ताजे और कच्चे आम ले लो, पन्ना बनाने के लिए काम आएंगे, आम ले लो। मम्मी मम्मी देखो ना, बाहर कच्चे आम वाला आया है, चलो ना आम खरीदते हैं और दोपहर में ठंडा ठंडा पन्ना बनाएंगे। अरे बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मुझे नीचे उतरने में बड़ी दिक्कत होती है, तू खुद चली जा और ले आ। पर मम्मी, मुझे तो आम छाटना नहीं आता है, कहीं वो मुझे खराब आम ना दे दे। तभी रागिनी के पिता कमलेश वहां आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तू क्यों फिक्र करती है, मैं चलूं तेरे साथ, मैं आम छाट दूंगा भाई। मेरी इकलौती बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आम छाटना तो छोटी सी बात है। अरे नहीं पापा, आप रुकिए, वो देखिए निशा बाहर आई है आम लेने, वो मेरी मदद कर देगी। हाँ, अब तो रागिनी को दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, इसकी सहेली निशा जो आ गई है। जा बेटा, तू जा। रागिनी नीचे की ओर भागती है। तभी कमलेश नीलम से कहता है, कोमल की बेटी कितनी समझदार है ना, पर बेचारी की किस्मत खराब है। हाँ जी, इन दोनों की दोस्ती कितनी प्यारी है, पर निशा के घर वाले उसे यहाँ आने नहीं देते। अरे नीलम उसके पिता नहीं है ना, इसलिए उसके साथ उसके चाचा चाची को उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का मौका मिल गया। हाँ, सच कहा आपने, जब किसी का बाप दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। काश हम उनकी कुछ मदद कर सकते, पर हम अमीर हैं और वो गरीब, वो हमसे जलते हैं और हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे। इधर रागिनी दौड़ती हुई नीचे आती है और निशा के पास पहुंचती है, जहां आम वाला खड़ा है। निशा उसे देखकर बहुत खुश होते हुए कहती है, अरे रागिनी, तू भी आम लेने आई है? हाँ यार, मम्मी को आम पन्ना पीना है। रागिनी, मेरे लिए भी अच्छे अच्छे वाले कच्चे आम निकाल देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी छाट देती हूँ। वैसे यार रागिनी, गर्मी में तो कच्चे आम के पन्ने की बात ही अलग होती है ना। हाँ यार, पर तू बहुत थकी हुई लग रही है, तेरी आंखें भी सूजी हुई हैं, क्या हुआ? यार क्या बताऊं, एक तो काम का बोझ और ऊपर से ये गर्मी। मेरे कमरे में तो पंखा भी नहीं है, रात भर गर्मी के मारे मुझे और माँ को नींद नहीं आती। क्या, पंखा भी नहीं है? यार तू एक काम करना, तू मेरे घर आ जाया कर दोपहर में, हम दोनों मेरे रूम में एसी चलाकर बैठेंगे और आम पन्ना पियेंगे। यार तुझे पता है ना कि चाची मुझे तेरे घर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने देती, वो मुझे आने नहीं देंगी। तो क्या छोटी बच्ची है जो हर चीज पूछ कर करेगी? तू बस चुपचाप पीछे के दरवाजे से आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी। निशा आम लेकर अंदर जाती है। सविता निशा को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ले आई आम, अब खड़ी क्या है, जल्दी जाओ रसोई में सबके लिए आम पन्ना बना कर ले आ। जी चाची, मैं अभी बनाती हूँ। निशा किचन में जाती है और पन्ना बनाकर लाकर सबको सर्व करती है। सब लोग मजे से पन्ना पी रहे होते हैं। तभी निशा हिम्मत जुटाकर बोलती है, चाची आपके कमरे में कूलर है, हॉल में टेबल फैन है और ऊपर पंखा भी है, क्या मैं एक पुराना पंखा अपने कमरे में ले जा सकती हूँ? मुझे और माँ को बहुत गर्मी लगती है, हम रात भर सो नहीं पाते। क्या कहा, पंखा चाहिए तुझे? अपनी औकात देखी है कभी? ये पंखा मेरी बेटियों के लिए है, तेरे लिए नहीं। पर चाची, घर में सिर्फ मेरा ही एक ऐसा कमरा है जहाँ पंखा नहीं है। निशा, तेरी चाची सही कह रही हैं, तो हमारे घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है और नौकरों के कमरों में पंखे नहीं होते। हम तेरे लिए जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है, चुपचाप काम कर। इसे देखो, इसे पंखा चाहिए। यह सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कोमल वहां आती है तो निशा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। कोमल कहती है, बेटा मत रो, जैसा भाग्य में होता है वैसा काटना पड़ता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी निशा को कॉल करती है और कहती है, निशा तू मेरे घर आ जा, तुझे कुछ सिखाना है। हाँ यार देखती हूँ। निशा फोन रखती है। तब कोमल उसे कहती है, क्या हुआ निशा, रागिनी कुछ कह रही थी क्या? माँ, रागिनी ने मुझे अपने घर बुलाया है, वो कह रही थी कि कुछ दिखाना है। ठीक है बेटा, तू चली जा, तू पीछे के दरवाजे से निकल जाना ताकि किसी को पता न चले। दोपहर भर वहीं रुकना और शाम को आ जाना। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, शाम से पहले लौट आऊंगी। निशा चुपके से पीछे के दरवाजे से निकलती है और रागिनी के घर पहुंचती है। रागिनी उसे ऊपर कमरे में अपने ले जाती है। रागिनी के कमरे में एसी की ठंडक महसूस करके कहती है, यार रागिनी, तेरा रूम कितना ठंडा है, यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, वरना मेरा घर तो बहुत ही गर्म है। हाँ निशा, कमरे में एसी लगा है इसलिए ठंडक है। अच्छा बता, मुझे क्यों बुलाया?
अरे बताती हूँ, इतनी जल्दी क्या है। तभी रागिनी की माँ वहाँ आती है और कहती है, अरे निशा बेटा, तू आ गई। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ आंटी, मैं तुम्हारे लिए ठंडी ड्रिंक लेकर आती हूँ। नीलम ऐसा कहकर चली जाती है और फिर निशा और रागिनी कमरे में बैठकर बातें करती हैं। कुछ देर बाद नीलम ड्रिंक लेकर आती है और उन्हें दे देती है, फिर चली जाती है। निशा काफ़ी देर वहाँ रहती है और फिर चुपचाप से अपने घर लौट आती है। अगले दिन सविता निशा से कहती है, ओ निशा, जल्दी कर, सबको तैयार होना है, पार्टी के लिए निकलने में देरी हो रही है। मम्मी, हमें तो अच्छे से तैयार होना है, पर समझ नहीं आ रहा कि मेकअप कौन करेगा। अरे रीमा, एक काम करते हैं कि निशा है ना, इससे मेकअप करवाते हैं। ये गंवार, ये कैसे मेकअप करेगी? अरे तुझे पता नहीं है कि ये 24 घंटे घर में वाईफाई का इस्तेमाल करके मेकअप के वीडियो ही देखती रहती है। जब ये कॉलेज जाती थी तब भी यही करती थी और अब भी यही करती है। वीडियो देखने से कोई मेकअप करना थोड़ी ना सीख जाता है। अरे यार, इतना वीडियो कोई देखेगा तो कुछ तो आ ही जाएगा। मैंने सुना था कि ये मेकअप का कोर्स करना चाहती है, पर माँ ने इसे मना कर दिया था। अब इसका टैलेंट हमारे काम आएगा। यही सोचकर सीमा और रीमा निशा के कमरे में जाकर निशा से कहती हैं, निशा सुन ना, आज मोहल्ले में पार्टी है ना, क्या तू हमारा मेकअप कर देगी? क्या मेरा मतलब? हाँ, क्यों नहीं, मैं कर दूंगी। निशा बहुत खुश हो जाती है। वो रीमा और सीमा का मेकअप करना शुरू करती है। वो बहुत बारीकी से उनका मेकअप करती है। ठीक ही किया है। बहुत अच्छा तो नहीं, पर काम चल जाएगा। हाँ, ठीक ठाक लग रहा है। सीमा और रीमा अपने कमरे में आकर आईने में खुद को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। निशा ने कितना गजब का मेकअप किया है। तभी सविता कमरे में आती है और अपनी बेटियों को देखकर दंग रह जाती है। अरे ये मेकअप किसने किया? तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। माँ, ये निशा ने किया है। वो गंवार इतना अच्छा मेकअप करती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी कोमल भी वहाँ आ जाती है और सविता की बात सुनकर कहती है, हाँ भाभी, निशा को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक है। दूसरी तरफ रागिनी के घर में भी पार्टी की तैयारी चल रही है। रागिनी बेटा, जल्दी तैयार हो जा, पार्टी के लिए देर ही हो रही है। मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद से मेकअप कैसे करूं। मैं पार्लर में जाकर तैयार होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। रागिनी पार्लर जाती है और बहुत महंगा मेकअप करवा कर आती है और फिर अपनी माँ से कहती है, मम्मी देखो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, तू तो परी लग रही है। थोड़ी देर बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं। निशा के घर वाले भी वहाँ खड़े मेहमानों से बातें कर रहे थे। मौका देखकर रागिनी चोरी से निशा को कॉल करती है और फिर, निशा इधर आना, इस किनारे। निशा सबसे नजरें बचाकर किनारे जाती है और कहती है, रागिनी, तू भी यहाँ इस पार्टी में आई है? हाँ यार, पर तू ये बता, रीमा और सीमा का मेकअप किसने किया? वो दोनों बहुत चमक रही है। वो मेकअप मैंने ही किया है रागिनी। क्या? इतना शानदार मेकअप? सच कह रही है? देख तो, मैं इतने पैसे देकर पार्लर से करवा कर आई हूँ और तूने घर पर ही इतना अच्छा कर दिया। हाँ यार, तुझे पता है ना, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। यार निशा, मुझे तो आज ब्यूटिशियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहती है। वैसे भी कॉलेज खत्म होने वाला है, रिजल्ट आने ही वाला है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं भी घर में बात करूंगी ब्यूटिशियन का कोर्स करने की। यार मुझे भी करना है, पर चाची कभी नहीं मानेगी। तभी रीमा और सीमा उन दोनों को बात करते हुए देख लेती हैं और अपनी माँ को बताती हैं। मम्मी देखो, निशा रागिनी से बात कर रही है। निशा इधर आ। निशा डरते हुए सविता के पास जाती है। तू यहाँ दोस्ती निभाने के लिए आई है क्या? तू तो कहीं ले जाने लायक भी नहीं है। बहुत ज्यादा पंख निकल आए हैं तेरे। चल घर, तुझे अभी बताती हूँ। अब जाने भी दो ना भाभी, वो उसकी कॉलेज की सहेली तो है। कोमल, तू चुप रह, तूने ही इसे बिगाड़ कर रखा हुआ है। पार्टी खत्म होती है और सब घर वापस आते हैं। तब महेश कहता है, चलो हम तो सोने जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं। तुम सब जाओ सोने, पर ये निशा सोने नहीं जाएगी। क्यों चाची? ये तेरी सजा है कि तू अभी इसी वक्त पूरे घर के जाले निकालेगी, पूरे घर की सफाई करेगी और पूरी रात घर में पोछा लगाएगी। जब तक सारा घर चमक न जाए तू नहीं सोएगी। भाभी ऐसा मत करो, वो भी थक गई है, वो भी तो आपकी बेटी जैसी है। तू ज्यादा मत बोल कोमल, ये सजा इसे भुगतनी ही होगी। सविता सबको लेकर सोने चली जाती है। तब निशा अपनी माँ से कहती है, माँ आप जाकर सो जाओ, मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, मुझे कैसे नींद आएगी, मैं भी तेरे साथ काम करवाऊंगी। पूरी रात निशा और कोमल घर की सफाई करते हैं, जाले निकालते हैं। फिर निशा पोछा लगाती है। निशा पोछा लगाते लगाते बहुत थक जाती है और सुबह के 4 बजे फर्श पर ही सो जाती है। सविता सुबह बाहर आती ही निशा को लात मारती है और कहती है, ये क्या नाटक है? चाची बस मेरा काम हो ही गया था तो नींद आ गई थी। चल अब उठ, नाटक बंद कर और जाकर रसोई में खाना बना सबके लिए। निशा भारी मन से रसोई में जाती है और खाना बनाती है। ये सब देखकर कोमल मन ही मन कहती है,
हे भगवान, मेरी बेटी को इतना कामयाब कर दे कि उसे इन लोगों की कभी जरूरत ही ना पड़े। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निशा और रागिनी दोनों का रिजल्ट आ चुका था और दोनों पास भी हो चुकी थी। एक दिन निशा अपने कमरे में बैठी थी, गर्मी के मारे उसका हाल खराब था। तभी रागिनी का कॉल आता है और वो कहती है, निशा, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यार। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, वो मेरे लिए ब्यूटी पार्लर खुलवाने को तैयार हो गए हैं। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है रागिनी, तू तो बहुत खुश होगी। हाँ यार, मैंने फैसला किया है कि मैं अपने घर का जो फर्स्ट फ्लोर वाला खाली पड़ा है ना, वही पार्लर डाल रही हूँ। आज शाम को ओपनिंग है, तो जरूर आना। तुझे तो पता है ना रागिनी, मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं आने देंगे। अच्छा ठीक है, तू आ नहीं सकती तो कम से कम अब बाहर निकल कर तो देख सकती है ना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। शाम को रागिनी के घर के बाहर गुब्बारे लगे हैं और रागिनी ब्यूटी जोन का बोर्ड चमक रहा है। निशा अपने घर के बाहर से छुपकर ये सब देख रही है और बहुत खुश हो रही है। तभी पीछे से सविता आवाज देती है, निशा, यहाँ बाहर खड़ी क्या कर रही है? अंदर आ और ये कपड़े प्रेस कर। आ रही हूँ चाची, बस देख रही थी कि बाहर कितनी रौनक है। दूसरों की रौनक देखकर जलना छोड़ और काम पर ध्यान दे। निशा अंदर आती है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रागिनी का पार्लर चलने लगता है। उसे देखकर एक दिन रीमा और सीमा अपनी माँ से बोलती हैं, मम्मी, इस निशा को घर में बिठाकर खिलाने से अच्छा है कि इसे कहीं काम पर लगा दो ना। काम पर? ये गवार क्या काम करेगी? मम्मी, आपने देखा नहीं इसने हमारा मेकअप कितना अच्छा किया था? क्यों ना इसे किसी पार्लर में नौकरी करवा दे, जो पैसे आएंगे वो आप रख लेना। विचार तो बुरा नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कम से कम कुछ पैसे तो घर में आएंगे। सविता निशा को बुलाती है और कहती है, सुन निशा, कल से तू पास वाली गली के शर्मा पार्लर में काम करने जाएगी। वहाँ जो भी काम मिले, चाहे झाड़ू मारना या बाल काटना, तुझे करना ही होगा। और याद रख, तेरी पगार मेरे हाथ में आएगी। पर चाची, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। वहाँ काम करेगी तो अपने आप सीख जाएगी, ज्यादा बहस मत कर। अगले कुछ महीने निशा शर्मा पार्लर में कड़ी मेहनत करती है। वो वहाँ थ्रेडिंग, फेशियल और हेयर स्टाइलिंग में माहिर हो जाती है। हर महीने उसकी पगार सविता ले लेती है, लेकिन निशा खुश है कि वो कम से कम काम सीख रही है। एक रात निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मैंने एक दुल्हन का मेकअप किया और पार्लर वाली आंटी ने मेरी बहुत तारीफ की। बेटा, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, तू बस अपना हुनर निखारती रहे। निशा की बात महेश दरवाजे के पीछे खड़ा सुन लेता है। उसके दिमाग में पैसों का लालच जाग जाता है। वो सविता के पास आता है और कहता है, सविता, मैंने सोचा है कि निशा दूसरे के पार्लर में काम करती है, क्यों ना हम अपने घर के बाहर वाली छोटी दुकान में निशा का ही पार्लर खुलवा दें। पर उसके लिए सामान और कुर्सी का खर्चा हम क्यों उठाएंगे? अरे वो पुराना सामान में कबाड़ में सस्ते में ले आऊंगा, बस इसे बिठा देंगे, कमाई तो अपनी होगी ही। ये सुनकर सविता बहुत खुश हो जाती है। इस तरह निशा का अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खुल जाता है। अब रागिनी का पार्लर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है और निशा का पार्लर ठीक नीचे गली की एक छोटी दुकान में। निशा रागिनी को फोन करती है और कहती है, रागिनी देख, अब हम दोनों का पार्लर आमने सामने है, मैं नीचे और तू ऊपर। ये तो बहुत अच्छा हुआ निशा, अब हम एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। कुछ दिन बीतते हैं, दोनों का काम अच्छा चल रहा है। एक दोपहर रागिनी निशा को कॉल करके कहती है, निशा यार, मेरे पास एक क्लाइंट बैठी है और मेरा आई शेडो पैलेट गिरकर टूट गया। क्या तेरे पास ब्लू शेड वाला पैलेट है? हाँ है ना, पर मैं ऊपर कैसे आऊँ? चाची बाहर बैठी है। तो एक काम कर, मैं ऊपर से डोरी में बांध कर एक खाली बाल्टी नीचे लटका रही हूँ, तो चुपचाप उसमें पैलेट रख दे और मैं खींच लूंगी। आइडिया तो गजब है, रुक मैं अभी डालती हूँ। रागिनी ऊपर से बाल्टी लटकाती है और निशा उस बाल्टी के पास आकर उसमें अपना आई शेडो पैलेट रख देती है। रागिनी उसे धीरे धीरे ऊपर खींच लेती है। तभी सविता वहां आती है और निशा से कहती है, क्या कर रही है तू यहाँ बाहर? कुछ नहीं चाची, बस देख रही थी कि कोई ग्राहक आ रहा है क्या। ग्राहक आएगा तो घंटी बजेगी, तू अपना काम कर। निशा पार्लर के अंदर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीमा और सीमा आपस में बातें करते हुए, सीमा, तूने देखा निशा का पार्लर तो रागिनी से भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। मोहल्ले की औरतें अब उसी के पास आती है। हाँ, और वो रागिनी भी इसकी कितनी मदद करती है। हमें इन दोनों की दोस्ती तोड़नी होगी, तभी मजा आएगा। उधर दोपहर का समय है, गर्मी बहुत ज्यादा है। निशा अपने पार्लर में पसीने से बेहाल अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत प्यास लगी है, फ्रिज का ठंडा पानी भी खत्म हो गया है। रुक जा बेटा, मैं मटके का पानी लाती हूँ। तभी गली में एक कुल्फी वाला आता है। रीमा और सीमा बाहर निकलकर मजे से कुल्फी खाने लगती हैं। निशा उन्हें खिड़की से देखती है। काश मैं भी एक कुल्फी खा पाती, पर पैसे तो सब चाची के पास है। तभी रागिनी का फोन आता है। निशा, मेरी मम्मी ने आज घर पर मैंगो कुल्फी बनाई है। मैं बाल्टी में 2 डब्बे डालकर रख रही हूँ, तू और आंटी मजे से खाना, पर ध्यान से चाची ना देख ले। शुक्रिया रागिनी, तू सच में मेरा बहुत ख्याल रखती है।
रागिनी बाल्टी नीचे भेजती है और निशा पास आकर कुल्फी के डिब्बे निकाल लेती है। वो और वापस पार्लर में जाकर अपनी माँ के साथ बैठकर कुल्फी खा रही होती है कि तभी सविता आ जाती है। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कुल्फी कहाँ से आई? चोरी के पैसे से खरीदी है क्या? नहीं चाची, वो रागिनी ने भेजी थी। ये देखकर सविता निशा को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे खैरात लेने की? मैंने मना किया था ना उससे रिश्ता रखने को। भाभी, बच्ची है, खा ली तो क्या बुराई है। तू चुप रह कोमल, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। आज के बाद अगर रागिनी से कुछ भी लिया तो तेरी खैर नहीं। ऐसा कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। तब निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही जुल्म सहते रहेंगे? नहीं बेटा, मैं तुझे इस हाल में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी। तू बस अपने पार्लर पर ध्यान दे, यही हमारी आजादी का रास्ता है। अगले दिन रीमा और सीमा रागिनी के पार्लर में थ्रेडिंग के बहाने आती हैं और कहती हैं, रागिनी यार, तेरा पार्लर तो बहुत ही क्लासिक है। सुना है निशा भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, वो बहुत मेहनती है और उसका काम भी बहुत अच्छा है। बातें करते हुए नजरें बचाकर सीमा चुपके से काउंटर पर रखी कस्टमर लिस्ट की डायरी चुराकर अपने बैग में डाल लेती है। फिर कहती है, ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों घर आ जाती हैं। घर आकर रीमा और सीमा अलग अलग सिम कार्ड से रागिनी के ग्राहकों को फोन करना शुरू करती हैं और कहती हैं, नमस्ते, मैं निशा ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। आप रागिनी के यहाँ जाती है ना? मत जाइएगा, वो बहुत घटिया और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज करती है। आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको आधे दाम में सर्विस दूंगी। एक एक करके वो रागिनी के सभी खास ग्राहकों को भड़का देती हैं। धीरे धीरे रागिनी के ग्राहक कम होने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक दिन रागिनी की एक कस्टमर पार्लर आकर उससे कहती है, रागिनी, मुझे लगा था तुम और निशा सहेलियां हो, पर वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही है। कह रही है कि तुम घटिया एक्सपायर प्रोडक्ट यूज करती हो और तो और वो मेकअप तुमसे आधे पैसे में ही करके दे रही है, इसलिए तुम्हारे सारे कस्टमर अब वहीं जाते हैं। क्या निशा ने ऐसा किया? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अरे उसने मुझे खुद फोन किया था। ये सारी बातें सुनकर रागिनी का दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बचपन की सहेली उसके साथ ऐसा कर सकती है। निशा, तू इतनी गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी अमीरी से तुझे इतनी जलन थी। अगले दिन जब निशा बाहर आती है और रागिनी को पुकारती है तो रागिनी, ओ रागिनी, सुन तो। रागिनी अपनी बालकनी से निशा को देखती है और बिना कोई जवाब दिए अंदर चली जाती है। निशा वहीं खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रातों रात क्या बदल गया। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे समझ नहीं आता कि रागिनी को मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। बेटा, सुना है उसका पार्लर बिल्कुल नहीं चल रहा, शायद इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही हो। हाँ माँ, उसके पार्लर बंद होने का अफसोस मुझे भी है। अगर वो मुझसे बात करती तो शायद कोई रास्ता निकल सकता। बेटा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सच देख ही नहीं पाता। तू हिम्मत मत हार, भगवान सब देख रहा है। आज नहीं तो कल वो तुझसे बात जरूर करेगी और अब तू उसकी मदद कर देना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रागिनी रात को बिस्तर पर लेटी मोबाइल चला रही होती है। तभी उसकी नजर इंस्टाग्राम पर एक पेज पर पड़ती है, पार्लर गुरु। वो उस पेज को फॉलो करती है और अपने आप से कहती है, ये पार्लर गुरु ने तो अपने पेज पर कितने अच्छे अच्छे पार्लर से रिलेटेड टिप्स डाल रखे हैं और साथ में लिख रखा है कि मुझसे फ्री में टिप्स लेकर अपने पार्लर को बेहतर बनाएं। क्यों ना मैं भी इससे पार्लर के कुछ नए टिप्स लूं, शायद मेरा भी बंद पार्लर चल पड़े। यही सोचकर रागिनी पार्लर गुरु को मैसेज टाइप करके अपनी सारी समस्या बताती है। पार्लर गुरु रागिनी को नए नए टिप्स देती है। रागिनी, आप अपने ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री थ्रेडिंग का ऑफर दीजिए और जो दुल्हन का मेकअप कराए उसे एक हेयर स्टाइल फ्री दीजिए। त्योहार आ रहे हैं तो कुछ खास डिस्काउंट कूपन बनवाइए। रागिनी इन टिप्स पर काम करना शुरू करती है और धीरे धीरे उसके पार्लर में रौनक वापस आने लगती है। अब रागिनी रोज पार्लर गुरु से नए नए टिप्स लेती और उसे अप्लाई करती। इस तरह उसका पार्लर चल पड़ता है। नए ग्राहकों के साथ साथ पुराने ग्राहक भी लौटने लगते हैं। रागिनी बहुत खुश है और उस पार्लर गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहती है। एक दिन वो पार्लर गुरु के लिए मैसेज टाइप करती है, गुरुजी, आपने मेरी दुनिया बदल दी। मेरा पार्लर फिर से चलने लगा। मैं आपसे एक बार मिलकर आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या हम कल दोपहर 3 बजे सिटी कॉफी हाउस में मिल सकते हैं? ठीक है, मैं कल वहीं आऊंगी। मैसेज पढ़कर रागिनी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन रागिनी बहुत सज धज कर कॉफी हाउस पहुंचती है और बेसब्री से पार्लर गुरु का इंतजार करने लगती है। तभी वो देखती है कि निशा वहां आकर खड़ी होती है। उसे देखकर रागिनी का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यहाँ भी तुम मेरा पीछा करने आई हो क्या? क्या मेरा पार्लर फिर से चलने लगा है? ये देखकर तुम्हें चैन नहीं मिल रहा? यहाँ से चली जाओ, मैं किसी बहुत खास इंसान का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर रागिनी अपने फोन पर पार्लर गुरु को मैसेज करती है। तब निशा कहती है, रागिनी, मैं ही हूँ वो पार्लर गुरु जिससे तुम मिलना चाहती थी।
तुम पार्लर गुरु हो। झूठ बोलना बंद करो निशा। तुमने तो मुझे बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे ग्राहकों को फोन करके मेरे खिलाफ भड़काया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करोगी? रागिनी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने कभी किसी को फोन नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम मुझसे अचानक नाराज क्यों हो गई। मैंने पार्लर गुरु बनकर तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं अपनी सहेली को हारते हुए नहीं देख सकती थी। निशा अपना फोन निकालती है और रागिनी और अपनी चैट रागिनी को दिखाती है। ये देखकर रागिनी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, निशा ये सब तो वो मैसेज तूने भेजे थे, पर वो फोन कॉल सब ग्राहकों ने कहा कि तुमने फोन उन्हें किया था। रागिनी, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? हम बचपन के दोस्त हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब रीमा और सीमा की चाल है। उन्हें हमारी दोस्ती और मेरी थोड़ी बहुत तरक्की से जलन थी। उन्होंने ही हमारे बीच में ये जहर घोला है। मुझे माफ कर दे निशा, मैं कितनी बेवकूफ थी जो दूसरों की बातों में आ गई। सच कहा है किसी ने, सच्चे दोस्त कभी किसी के भड़काने से नहीं भड़कते, पर कमजोर पड़ गई थी मैं। तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कोई बात नहीं रागिनी, अब सब ठीक है। तू मेरी सहेली थी और हमेशा रहेगी। तभी निशा के पास उसकी माँ का फोन आता है और वो कहती है, निशा बेटा, तू जल्दी घर आ जा। मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है और तेरी चाची मुझसे काम करवाई जा रही है। माँ घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। निशा फोन रखकर रागिनी को सारी बातें बताती है। ये सुनकर रागिनी कहती है, अब बहुत हो गया निशा, अब और जुल्म नहीं सहा जाएगा। चल मेरे साथ। दोनों भागते हुए घर पहुंचती हैं। सविता कोमल को चिल्ला रही है, बहुत पंख निकल आए हैं तुम दोनों माँ बेटी के। आजकल घर का सारा काम समय पर नहीं होता है। अरे जब तेरी बेटी पार्लर चला रही है तो तुझे तो घर का सारा काम करना ही होगा ना। ये बुखार का बहाना मुझसे मत बना। चल जा और जाकर हमारे लिए नाश्ता बना कर ले आ। सविता जैसे ही कोमल को धक्का देने के लिए हाथ उठाती है, रागिनी पीछे से आकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। तेरी ये हिम्मत रागिनी कि तू मेरे घर में आकर मेरा ही हाथ पकड़ेगी। बस बहुत हुआ चाची, आपने निशा और आंटी को नौकरानी समझ के रखा है। ये घर जितना आपका है उतना ही निशा का भी है, पर अब और नहीं। निशा, तू अभी अपना और आंटी का सारा सामान पैक कर। तू मेरे साथ चलेगी। ये कहाँ जाएगी? इसका तो अपना कोई ठिकाना नहीं है। भीख मांगेगी सड़कों पर। ठिकाना मैं दूंगी। मेरे घर का ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा है। निशा और आंटी वहीं रहेंगी और हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस और बढ़ा लेंगे। रागिनी के कहने पर निशा और कोमल अपना सामान समेटती हैं और उस नफरत भरे घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं और रागिनी के साथ उसके घर पहुंचती हैं। रागिनी के माता पिता सारी बातें सुनकर उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। कोमल बहन, आप फिक्र मत कीजिए, आप अब हमारे परिवार का हिस्सा है। अब निशा और रागिनी एक ही घर में रहती हैं। निशा नीचे का घर और पार्लर और ऊपर रागिनी का, दोनों मिलकर सहेली ब्यूटी हब नाम से एक नया और बड़ा पार्लर शुरू करती हैं। पूरे शहर में उनकी दोस्ती और हुनर के चर्चे होने लगते हैं। कुछ समय बाद एक शाम कोमल बालकनी में खड़ी होकर नीचे और ऊपर के पार्लर की रौनक देखकर निशा और रागिनी से कहती है, निशा बेटा, रागिनी बेटा, आखिर वो बात सच साबित हुई कि गर्मी में ऊपर अमीर और नीचे गरीब सहेली का ब्यूटी पार्लर सचमुच सफल हो गया। देखो आज तुम दोनों कहाँ पहुँच गई हो। माँ, अब तो गर्मी की बात ही कहाँ रह गई है। अब तो हमारे पूरे घर और पार्लर में एसी लग गए हैं। अब हमें पसीने में भीगकर झाड़ू नहीं मारनी पड़ती। और सबसे बड़ी बात माँ, अब हमारे रिश्तों में वो नफरत की गर्मी नहीं बल्कि प्यार और भरोसे की ठंडक है। कोमल ये सुनकर हंसने लगती है। दूर खिड़की से रीमा, सीमा और सविता जल भुनकर उन्हें देख रही हैं, लेकिन अब वो कुछ भी बिगाड़ने की हालत में नहीं है। मेहनत और सच्ची दोस्ती की जीत हो चुकी है।